नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। रायबरेली से खबर है, जहां बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। जिन सीटों पर बीजेपी का कब्जा नहीं है, उन पर ज्यादा होमवर्क किया जा रहा। देश की 144 ऐसी सीटों में से रायबरेली भी एक है। ये कहना है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। इसी मिशन को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। दरअसल बीजेपी मोदी लहर में भी इस किले को नहीं भेद पाई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर निगाहें लगाए हुए है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का काफिला सड़क मार्ग से पहले चुरुआ पहुंचा। मंत्री ने चुरुआ स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बने, मंडी से और ब्लॉक से नीचे के गांव में इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्रीकल्चर इंफ्रा के लिए है। एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया है। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया है। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया है। फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया है। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया है। लगभग कृषि और संबंध जो काम काज है उस पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का व्यय इंफ्रा और उनकी सशक्तिकरण करने के लिए किया जा रहा है। एमएसपी पर खरीद को भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान की खरीद होती थी और उत्तर प्रदेश में तो खरीद होती ही नहीं थी। अगली खबर चंदौली से है, जहां आपको बता दें कि एसओ ने फोन रिसीव नहीं किया तो नाराज विधायक धरने पर बैठ गए। दरअसल एसओ के फोन रिसीव नहीं करने से नाराज विधायक थाने में धरने पर बैठ गए। थाना राजनीतिक अखाड़ा बन गया। अपने समर्थकों के साथ कई घंटे तक धरने पर बैठे रहे नाराज विधायक। वहीं काफी मान मनोबल के बाद विधायक का गुस्सा शांत हुआ। सपा से सकलडीहा विधायक हैं प्रभु नारायण यादव, जिन्होंने थाने को ही राजनीतिक अखाड़ा बना लिया। ये सरकार पूरी तरह से जितने थाने हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चला रही है। चूंकि मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, कोई घटना होगी तो हम लोगों को जानने का थाने पे अधिकार है। हमें कुछ शिकायत मिली कि कुछ लोगों को इन्होंने थाने पे लिया के बैठाया है। मैं जानना चाहता था तो 7 बजे से लगाकर अब तक 50 फ़ोन हमने इनके फ़ोन पर किया, अब फ़ोन को नहीं उठाया। हमने कप्तान साहब से भी कहा, हमसे उन्होंने कहा कि हम भी कहते हुए सो आपसे बात करें, तो इन्होंने बात नहीं किया। तो हमने उनको भी बताया कि हम 10 मिनट इंतज़ार और करेंगे, क्या 10 मिनट बात करेंगे, नहीं तो फिर हम आए सीधे आके थाने के हम चलेंगे, वही पूछेंगे कि आखिर क्या कारण है। थाने पे कोई आदेश आया है कि समाजवादी पार्टी के लोग हों या विरोधी दल के लोग हों, यदि कोई बात जानना चाहते हैं तो आप बात नहीं करोगे। थाने के लोगों को मनाही है कि हमारा अधिकार है किसी चीज़ को जानने का। हाँ, पब्लिक का अधिकार है। हम तो रायबरेली से खबर है, जहां आपको बता दें कि योगी सरकार के लाख निर्देशों के बावजूद भी स्वास्थ्य कर्मी सुधर नहीं रहे। दरअसल प्रसव कराने के लिए जमकर वसूली की जा रही। मामला हरचंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां क्षेत्र की कूटी गांव की रहने वाली एक महिला आरती, जो प्रसव के लिए एम्बुलेंस से सीएचसी हरचंदपुर गई हुई थी, जहां टीका आदि का कार्य पूरा न होने के बाद मातृत्व लाभ के लिए मिलने वाले 1400 रुपए में 700 रुपए की घूस ले ली गई उससे, जिसका एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस ऑडियो में आशा बहू पैसे दिलाने की बात स्वीकार कर रही है। वहीं बता दें आपको, हालांकि क्षेत्र की प्रधान द्वारा पूरे मामले की शिकायत स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी को पत्र भेजकर
कर दी गई है। मामले की जांच पड़ताल जारी है। हेलो, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। हाँ, कुछ बताओ, कौन ले रहा है 700 रुपये 1400 में? दीदी कल डिलीवरी लेके गए थे हाँ। स्टेशन पे, तो मैडम मांगी थी तो वही दिए थे। कौन मैडम? तो सिस्टर बैठी थी। जब हम तुमसे बताया ना कि पैसा न पड़ी, मीटिंग में सुने रहो नहीं सुने रहो तुम? हाँ दीदी। तो जब मीटिंग में सुना तुम बेवकूफ हो बिल्कुल। दीदी जब मांगे तो मरीज दी। नहीं मांगी, तुमसे कोई मांग ले, तुम्हारा कपड़ा उतर रहा है तुम उतार दो? नहीं ऐसे बेवकूफी बात कर रही हो। तुमसे मना किया रहा है ना, पैसा न पड़ी। दीदी जब मरीज खुद दे रहा हम कैसे मना कर दे? तो तुम काहे ले दिलाए पैसा, मरीज दे रहा है तो? नहीं हम नहीं, बीच में कैसे शामिल हुई तुम? हम नहीं। तुम बीच में कैसे शामिल हुई पैसा में कोई के? मना किया रहा ना, मीटिंग मना किया रहा ना पूरी, कोई पैसा न पड़ी, सब फ्री डिलीवरी है। हाँ तो मना करे के बाद तुम पैसा दिलाए कैसे? सर दीदी हम दिलाए नहीं है। तो फिर कैसे दिया है पैसा उनने? दीदी मांगी है तो दिए। तुम दिलाई हो कि वो दिए हैं अपने मन से? तुम दिलाई हो कि अपने मन से दिए हैं? बोलो। दीदी हमसे कहें कि इतना पैसा दे दियो, तो हम गए तुमको तुरंत दे दी पैसा। जैसे कहते कि हम ना देवे तो हम बिल्कुल जबरदस्ती नहीं रहा। नहीं, तुम कहे ले कहो कितना पैसा दे दो भाई। हमसे बोली नहीं। तुमसे बोली है, तुम कुछ कर दो, तुम्हारे अधिकारी भी है। नहीं दीदी। तभी तुम्हारे अधिकारी ने तुमको मना किया है, हम तो हमारी बात तुम टाल दो। हम तो कहा ठीक है, बात करो हमारे प्रधान से। हाँ सुनिए भैया, हमने इन लोग को मना कर रखा था, पैसे कहीं नहीं देना है, ठीक है? तो इनने पैसा दिया तो उनके खिलाफ हमको आप लिख के दे दीजिए हमें, है ना? नहीं, हम देखते हैं इनको के खिलाफ लिख कर देते हैं। हाँ हमको दो, हम देखते हैं इनको कैसे करती हैं, आज ही दो। हाँ, हमने मना किया, मीटिंग मना किया, कहीं 1 रुपया नहीं पड़ना है। नहीं हमको है ना? नहीं, ठीक 100-200 पड़ जाए, 1400 रुपए मिलता है। और जब लाभार्थी 700 रुपए दे देगा तो क्या लाभ है सरकार का? नहीं ऐसे करो ना, आप हमको एक लिख के दे दो, आज ही दे दो, लिख को तो हम इनको ना फिर देख लेंगे थोड़ा सा। हम अभी आते हैं 10:30 तक। ये लोग हो गए हैं ना सब बदतमीज एकदम सब। ठीक वही अब तो पूछे अभी, ठीक है। अभी ये निकल रहे थे, तभी पूछे पैसा किस चीज का, तो बोले हाँ पैसा लिया है 700 रुपए। हमने उस दिन मीटिंग में भी 4-5 दिन हुआ, मैंने मीटिंग में समझाया तुम लोग कहीं पैसा मत दिलाना, इसी तरह से रहता है फालतू, सब कुछ फ्री है, जनता पर सब जगह लोग दिला रहे थे पैसा। सब पूरा मना किया हमने, कई बार ही मना किया, उसके बाद ये लोग ना बेवकूफ है सब। एक बार 2 लेके को टाइट करेंगे सारी सही हो जाएंगी, चलो है ना? 2 फिर हाँ दीजिए भैया। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां आपको बता दें कि यूपी के जनपद सोनभद्र में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों की निकासी की खबरें तो अक्सर मिलती ही रहती हैं। अभी अवैध खनन, कोयले का भंडारण पकड़े जाने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बिजली के बड़े पैमाने पर, बता दें आपको कि जहां पर बिजली चोरी भी की गई थी, बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी का मामला सामने आया था। वहीं दूसरी तरफ अब डीजल चोरी करने वाले गिरोह भी सक्रिय हो गए, जिसके बाद मामला संज्ञान में आने से हड़कंप मच गया। एसटीएफ ने कल देर शाम 6 लोगों को डीजल चोरी में पकड़ा था। वहीं आज पुलिस ने भी 4 डीजल चोरों को पकड़ लिया है। देखिए, कल जनपद में सोनभद्र में एसटीएफ की टीम ने रेड किया था, बनारस एसटीएफ की टीम ने, और उसमें उन्होंने अनियमितता पाई। जो डीजल और पेट्रोल सप्लाई का जो चंदौली से ठेका जिसे मिला हुआ है, पूरा जो हमारे यहाँ पर जितनी भी कोल माइंस हैं उनमें डीजल सप्लाई का, फ्यूल सप्लाई का, टोटल फ्यूल मैनेजमेंट के अंतर्गत जिस आदमी को टेंडर मिला हुआ है, उसने बीच में जो पेट्रोल पंप पड़ते हैं कुछ, उन पे जो टैंकर्स आते हैं उससे चोरी करा के तेल को बेचा है। इस तरीके के गैंग में कल 6 लोगों को एसटीएफ की टीम ने पकड़ा था। उसी के बाकी बचे हुए सदस्य 4 लोगों को, जो मेन इसका सरगना है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायबरेली से खबर है, जहां आपको बता दें कि कलयुग माता पिता का कारनामा सामने आया। दरअसल एक कहावत तो आपने खूब सुनी ही होगी कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन यहां एक ऐसी मां का मामला सामने आया है जो मां सच में कुमाता बन गई। दरअसल एक मां ने अपने ही बच्चे को बाथरूम में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गई। ये बच्चा जिला अस्पताल के ऑर्थो वार्ड के बाथरूम से मिला। अस्पताल कर्मियों ने जब बच्चे को देखा
तो बाथरूम से निकाला और तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। लखनऊ से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि राजधानी में शोहदों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रोड पर जन्मदिन का कार्यक्रम मनाया गया और इस कार्यक्रम में ताबड़तोड़ फायरिंग भी चल रही। सीपी द्वारा हर्ष फायरिंग के लिए सख्ती से आदेश दिए गए थे, इसके बावजूद कार्यक्रम में ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। पूर्व सीपी ने हर्ष फायरिंग वाले क्षेत्र में सभी थाना प्रभारियों को कार्रवाई के आदेश दिए थे। आपको बता दें, थानाली के सेक्टर सी में चल रही है ये पार्टी और फायरिंग का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, रायबरेली से बड़ी खबर, बीजेपी के पूर्व विधायक राम नरेश रावत का निधन हो गया है। बीमार चल रहे थे राम नरेश रावत, जिनका निधन हो गया है। पीजीआई में इनका इलाज चल रहा था, दिल्ली के अस्पताल में इन्होंने आखिरी सांस ली। बड़ी खबर, जहां पर राम नरेश रावत का निधन हो गया है। बीजेपी विधायक बताए जाते हैं राम नरेश रावत, जिन्होंने दिल्ली के अस्पताल में आखिरी सांसें ली। पीजीआई में इनका इलाज चल रहा था। लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थे राम नरेश रावत। हरदोई से खबर है, जहां आपको बता दें कि प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचे मजनू की जमकर पिटाई कर दी गई। मजनू पर इस दौरान जूते चप्पल चले और इन जूते चप्पल चलने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल एक युवक चोरी छिपे अपनी लैला से मिलने अक्सर ही उसके गांव पहुंच जाता था। गांव वाले पिछले कई महीनों से इस चीज को देख रहे थे और आखिर उसकी पिटाई कर ही दी। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कोतवाली देहात का मामला है। एक व्यक्ति है बीरू तिवारी, जो निवासी बिलाहा थाना कोतवाली देहात है। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि वह भीठा महासिंह गांव में गए थे। वहां पर 2 व्यक्ति रोहित और सुधीर ने उनके साथ गाली गलौज की, उनके साथ मारपीट की। इसकी सूचना इन्होंने पुलिस को दी है। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और जांच चल रही है। जो भी साक्ष्य आए। अगली खबर रायबरेली से है, जहां आपको बता दें कि जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर इस दौरान लाठी डंडे भी चले। कई लोग इस दौरान घायल भी बताए जा रहे हैं। ये मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिवारीपुर गांव का है, जहां घर के दरवाजे की जमीन को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आपसी कहासुनी का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट में दोनों पक्षों से 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को आनन फानन में सीएचसी जगतपुर में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। जगह जो हुई है, जो हमारे औरत गए वही वहाँ तो दोनों को गिरा दिया, तो हम लोग गए, हमारे कुल्हाड़ी चला दिया। काहे से मारा आप लोग को? कुल्हाड़ी से। कौन कौन थे? उत्तम, सज्जन, लवकुश, सूरज। अगली खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि पारा कोतवाली क्षेत्र के शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में छात्रा ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। स्थानीय छात्रों ने इस दौरान पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में ले लिया है। हालांकि छात्रा को स्थानीय छात्रों के द्वारा लोक बंधु अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। वहीं नाराज छात्र और छात्राओं के द्वारा मोहान रोड पर जमकर
विरोध मार्च किया गया, जमकर हंगामा काटा गया, मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। वहीं छात्र छात्राओं को समझाने में पुलिस मौजूद रही और इस दौरान समझाने बुझाने का प्रयास भी किया गया। हालांकि छात्र मानने को तैयार नहीं थे और पुलिस अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर भी मौजूद रही। देखिए, इसके लिए यह है कि छात्रा को जल्द से जल्द न्याय मिले और पूरी जांच हो एक कि ऐसा क्यों हुआ है, कैसा हुआ है और किन कारणों से उन्होंने ऐसा काम किया है। ये बैग तो है मेन, लेकिन फिर भी और भी उसके पीछे कोई भी वारदात हो सकते हैं, इसलिए एक जांच हो। अभी तक बीसी सर नहीं आए मौके और उन्होंने फांसी लगाए क्यों, ऐसे मतलब ऐसे क्या बात आ गई जो उन्होंने फांसी लगाया फ्रस्ट्रेट होकर के? कुछ सुसाइड मिला हुआ है उनका। देखिए, अभी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि उनके सुसाइड नोट्स मिले हैं कि नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग मात्र वहीं तक जा सकते हैं जहां तक हमारी सीमा है, उसके आगे नहीं जा सकते। अगली खबर बरेली से है, जहां आपको बता दें कि एक पत्नी ने पति का जीना इस कदर दूभर कर दिया कि पति भी कह उठा कि मुझे मेरी पत्नी से बचा लो साहब। दरअसल ये एक अजीबोगरीब मामला बरेली से सामने आया है। आपने पत्नी को तो कहते हुए सुना ही होगा कि साहब मेरा पति मुझे मार देगा या मरवा देगा, लेकिन आज एक ऐसा मामला बरेली से सामने आया है जिसे सुनकर और देखकर हैरान आप जरूर हो जाएंगे। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के कृष्णानगर कॉलोनी के रहने वाले मनमोहन सिंह एक लोन देने वाली प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनका है 8 साल से पति पत्नी में विवाद चल रहा है। कई मुकदमे भी पत्नी ने फर्जी लगाए हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने निराधार साबित कर दिए हैं। कितनी एफआईआर लगेगी ये देखूंगी मैं। अच्छा। अब कितनी देर मनमोहन ऑफिस में बैठा रहेगा सुबह से शाम तक, कब तक रखाएगा अपनी क्लाइंट को, ऑफिस के सेक्स राइटर को, लड़कियों को, लड़कों को। सही बात है। कितने दिन उसके 2 कैमरे बाहर लगे हैं और 4 अंदर लगे हैं। सब चीज आपको भी पता, मुझे भी पता है। तब भी मैंने मारा घुस के कमरों में, मारा। ये तो नहीं था कि मुझे पता नहीं होगा। है मेरे भी एक कहीं लगा हुआ है, एक कैमरा मेरा भी लगा है मेन गेट पे। अच्छा। कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये मुझे भी खबर है। अच्छा। बेल हो जाएगी तो मुझे कोई गिरफ्तार कर सकता है? तुम ही बता दो। बेल हो जाएगी तो फिर तो कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है। हाँ तो मेरी एंटी सेपरेटिव बेल लग गई है और 3 दिन 4 दिन के चौथे दिन बेल हो जाएगी मेरी। तो इसके पास 3 दिन है अपनी जिंदगी जीने के। 3 दिन में इसे मुझे अरेस्ट करा लिया तो थोड़ी जिंदगी जी लेगा। जब तक मैं अंदर रहूंगी 10-15 दिन 20 दिन मैक्सिमम। ठीक। 24 अगस्त 2022 को मैं अपने कार्यालय के काम से लखनऊ गया हुआ था। ससुराल पक्ष से मेरा विवाद चल रहा है, लगातार वो मारने उड़ने की धमकी दे रहे थे। 24 तारीख को मेरे पीछे 7-8 लोगों को लेकर के मेरे पूरे स्टाफ में, जिसमें लड़कियां हैं लड़के हैं, सबको मारा है और सामान वगैरह तोड़ दिया, लैपटॉप वगैरह तोड़ा, पैसे वैसे ले गए वहाँ से और फ़ोन वगैरह भी ले गए, जो कि सीसीटीवी में दर्ज है। अब प्रशासन को जब हमने एफआईआर दर्ज करवाने के बाद जब बात की कि वो अभी हमें दोबारा से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन आज 10 दिन से ज़्यादा होने जा रहे हैं मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। और 1-2 दिन के अंदर मुझे गोली मारने की भी धमकी दी है, जो कि ऑडियो में रिकॉर्डेड है मेरे पास। वो भी मैंने प्रशासन में सुनाई, तब भी उनकी तरफ से ढील दी जा रही लगातार। सीसीटीवी फुटेज जो आप बता रहे हैं आपकी ऑफिस में उसके मारपीट की गई, क्या उसकी फुटेज है? हाँ जी मेरे पास है, मैंने प्रशासन को दे भी दी है पेन ड्राइव में। आपकी पत्नी ने कितने मुकदमे आप पर लिखवाए? मेरे ऊपर पिछले 8-9 सालों में 7 से 8 मुकदमे दर्ज करवाए थे, जो कि सभी मुकदमे खत्म हो चुके हैं लगभग, प्रशासन के द्वारा दर्ज कर लिए गए थे और कोर्ट से उनमें मैं निर्दोष साबित हो चुका हूँ। सब में मुकदमों में से दोष मुक्त हो चुका हूँ। अब आपने जो मुकदमा लिखवाया है उसका लूट का, ऑफिस में उसके मारपीट का, तोड़-फोड़ का, इसमें कहाँ तक कार्रवाई पहुंची? इसमें कार्रवाई कुछ नहीं पहुंची है सर, किसी को ना उठाया गया, ना कोई गिरफ्तारी की गई है। इवन खुलेआम मेरे पे कॉल्स आ रही हैं, जो कि एक कॉल तो एसआईजी के सामने ही आई थी, उसमें खुलेआम लड़का मुझे धमकी दे रहा था, क्योंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड गुंडे और लड़ाई दंगों से रिलेटेड प्रतिविधि से पहले से जुड़ा हुआ है। अब इसमें इनके पास 3-4 लड़के हैं जो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं मारने की। कार्यालय खोला तो ऑफिस में घुस के फिर से मारेंगे सबको।
अभी तक ऑफिस बंद है। वो लोग कौन है, क्या जानते हैं आप? नहीं, उनके विषय में जानकारी नहीं। वो पेड है, उनको वो पैसों से लेकर के आते हैं। किराए के गुंडे? किराए के गुंडे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? सर, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। मुझे प्रशासन में पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा मुझे जान का खतरा है, जो कि अगले 2-4 दिन के अंदर ही अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो मेरे को कुछ हो भी सकता है। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लगातार अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान खामियां मिल ही रही और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री स्वयं सवाल खड़े कर रहे हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के लिए कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर ही ज्यादा जिम्मेदार नजर आ रहे। तनख्वाह को वो पेंशन समझकर अपनी ड्यूटी के बजाय निजी प्रैक्टिस में मशगूल हो जाते हैं, तो वहीं अस्पतालों में तैनात वार्ड बॉय डॉक्टरों की कुर्सी पर काबिज होकर मरीजों का इलाज करने लगते हैं। लेकिन ग्रामीण मरीजों को इस बात का ज्ञान भी नहीं होता कि जो सामने डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर इलाज कर रहा वो डॉक्टर नहीं, वो एक वार्ड बॉय है। इसलिए मासूम ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज करवाते हैं। इसमें वार्ड बॉय की भी ऊपरी कमाई बन जाती है। इस संबंध में मुझे कुछ लोगों द्वारा अवगत कराया गया और मैंने इस पर तत्काल कार्रवाई के लिए अपने एक एडिशनल सीएमओ को अधिकृत किया था। एडिशनल सीएमओ वहाँ गए थे, उन्होंने उसकी जांच की है और रिपोर्ट जैसे ही सबमिट होगी। रायबरेली में पासी समाज को लेकर बीजेपी विधायक और बीजेपी नेता आमने सामने आ गए। इस दौरान सोशल मीडिया पर इन दोनों में वार छिड़ गया। ये वार भी ऐसे समय में छिड़ा है जब रायबरेली का किला फतेह करने की कवायद में एक और केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान पहले ही दिन पासी के किले पर पहुंचे हैं। 3 दिन पहले यहां पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की दिशा बैठक में भी इसी समाज को लुभाने की कवायद चली थी, जिसके तहत सलोन के समसपुर पक्षी विहार का नाम पासी समाज के नाम पर करने और रोहनिया में माहे पासी किले के जीर्णोद्धार को लेकर आए प्रस्ताव को हरी झंडी भी मिली थी। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी टिकट के दावेदार रहे सिद्धार्थ पासी और बीजेपी के टिकट पर सलोन विधानसभा से बीजेपी विधायक के बीच इसी पासी समाज को लेकर सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र एसीआर लखनऊ सहित 7 जिलों के 28,016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। सरकार का दावा है कि एससीआर संतुलित और समावेशी विकास का मॉडल बनेगा। इसके लिए 1 सप्ताह में कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और आवास और शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 कमेटियां गठित की जाएंगी। देश में पहली बार किसी राज्य में गठित होने जा रहे राज्य राजधानी क्षेत्र का लक्ष्य लखनऊ पर बढ़ती जनसंख्या से इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव, अनियोजित क्षेत्र विशेष का विकास जैसी चुनौतियों का समाधान करना है। सरकार का दावा है कि एससीआर स्थिरता, स्वास्थ्य, देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के वैश्विक मानकों के अनुरूप जीवंतता सूचकांक में अपनी खास जगह बनाने वाला होगा। बता दें कि कमेटियों का काम क्षेत्रीय योजना कार्यक्रम तैयार करना, सभी जनपदों के लिए परियोजनाओं का निर्धारण, क्रियान्वयन और अनुश्रवण, परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन, विकास के लिए प्राथमिकता प्रदान करना, जरूरी सहायता उपलब्ध कराना और वित्तीय प्रबंधन कराना होगा। इसके अलावा हाई पावर कमेटी एससीआर के विस्तार के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श भी दे सकेगी।
रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में पुलिस से फरार चल रहे आरोपी का अदालत परिसर में घूमने का वीडियो वायरल हुआ है। सरोन थाने का हिस्ट्री शीटर अनुज सिंह इसके खिलाफ जिला सत्र न्यायालय रायबरेली द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत NBW भी जारी किया गया है। बावजूद इसके ये शख्स क्षेत्रीय पुलिस की नाक के नीचे से न सिर्फ गुजरता हुआ दिखाई दे रहा, बल्कि न्यायालय के अंदर भी कानून को चुनौती देकर जेल में निरुद्ध चल रहे चाचा के आवभगत में भी लगा रहता है। यही नहीं, स्टील की बोतल और स्टील की ग्लास में अपने शौकीन चाचा को क्या क्या पिला रहा, ये जांच का विषय है। बावजूद इसके इस शख्स पर लगभग आधा दर्जन गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं, तो वहीं चाचा पर लगभग 39 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये शख्स पुलिस को चुनौती दे रहा, जबकि ये नहीं जानता कि पुलिस इसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो वहीं देश में मानसून के दूसरे चरण की बारिश लगातार जारी है। इस बारिश ने जहां कुछ राज्यों को राहत पहुंचाई, तो कुछ राज्यों में परेशानी का सबब भी बन रही है ये बारिश। इस बीच भारतीय मौसम विभाग विज्ञान ने अगले कुछ दिनों के लिए दक्षिण, उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं कुछ इलाकों में बाढ़ का भी अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बारिश की संभावना जताई गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। रामलीला मैदान में एकजुट होंगे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। रैली स्थल पर पुलिस अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। 1 बजे राहुल गांधी रामलीला मैदान पहुंचेंगे। इसके बाद हल्ला बोल रैली शुरू की जाएगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। यहां गानों से देशभक्ति का माहौल बनाया गया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि महंगाई के खिलाफ हर कांग्रेसी कार्यकर्ता मैदान में आ जाए और 1 बजे रामलीला मैदान पहुंच जाएंगे राहुल गांधी। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे, जहां पर दिल्ली में आज कांग्रेस का हल्ला बोल मिशन होने वाला है। हल्ला बोल रैली की जाएगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन आज होने वाला है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।